बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी न्यू बुक चैप्टर नंबर 2 मेकिंग ऑफ पाकिस्तान का पार्ट 14 हम करने जा रहे हैं। और इसके अंदर कौन सा, ये रही आपकी पीडीएफ। और यहाँ पर पेज नंबर 21 इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग जो है ये आ गया है। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आज की वीडियो बेहद अहम है, बेहद अहम है, बेहद अहम है। सिर्फ इसीलिए नहीं कि मेकिंग ऑफ पाकिस्तान आपको समझ में ही नहीं आएगा कि पाकिस्तान आखिर बन कैसे गया, ठीक है। और पाकिस्तान स्टडी आपको समझ में नहीं आएगी। सिर्फ आपका ये नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपका ये नुकसान भी होगा कि अगर आप सीएसएस की तैयारी करना चाहते हैं, आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, घूम फिर के ये आपकी शख्सियत का कमज़ोर पहलू जो है ना, ये आपको डिस्टर्ब करता रहेगा। और ये कमज़ोर पहलू क्या है? पॉलिटिक्स, सियासत जिसको हम कहते हैं। तो जब तक ये आप नहीं समझेंगे, मैंने पाकिस्तान स्टडी का आपको पहले ही कहा था, शुरू दिन से मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान स्टडी पे अगर आपको ग्रिप करनी है अपनी, तो 3 एरियाज़ जो हैं उनमें आपकी ग्रिप होनी चाहिए। एक हिस्ट्री, नंबर 2 जो है वो जियोग्राफ़ी, और नंबर 3 पॉलिटिक्स। जब तक ये आप नहीं समझेंगे, आपको पाकिस्तान स्टडी समझ में नहीं आएगी। और भी बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स के टेस्ट वगैरह होते हैं, सीएसएस है और बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। कहीं ना कहीं ये बेहद अहम, ये वो फ्रेमवर्क है, इसके बग़ैर आप चल नहीं सकते। तो आज जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग का क़याम, इस्टेब्लिशमेंट का मतलब क़याम, कि मुस्लिम लीग का क़याम जो है अमल में आया। लेकिन मुस्लिम लीग है क्या? एक पॉलिटिकल पार्टी है, सियासी पार्टी। अब आपके जहन में जब पॉलिटिक्स और इसकी बात आती है ना, तो आप टेंशन में आ जाते हैं कि पता नहीं है क्या मुसीबत है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बड़ा अच्छा ज़बरदस्त किस्म का सब्जेक्ट है ये। और इसके पार्ट्स चलेंगे, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिखूँगा मुस्लिम लीग पार्ट 1 और लिखूँगा बेसिक्स ऑफ पॉलिटिक्स पार्ट 1, फिर बेसिक्स ऑफ पॉलिटिक्स पार्ट 2 चलेगा। ये सिनेरियो जब तक आपको पॉलिटिक्स का सारा समझ में नहीं आएगा, डेमोक्रेसी आपको समझ में नहीं आएगी, पार्लियामेंट क्या होता है, प्रेसिडेंट क्या होता है, और जो है वो प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, कैबिनेट क्या होती है, ये पार्लियामेंट के अपर हाउस लोअर हाउस ये क्या बला है, लोअर हाउस हमारी नेशनल असेंबली है, अपर हाउस हमारा सेनेट है, यहाँ पर जो मेंबर हैं वो क्या हैं, ये तो फिर फेडरल सिस्टम क्या होता है, प्रोविंशियल सिस्टम क्या होता है। जब तक इन सारी चीज़ों को, एक्ट क्या होता है, कानून क्या होता है, लॉ मेकिंग क्या होती है, ये सारे के सारे सिस्टम जब तक आपको समझ में नहीं आएंगे ना, आपको समझ ही नहीं आएगा कि पाकिस्तान बना कैसे था। बात समझ आ रही है आपको? पिछली वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हुए हैं इस चैप्टर के। और अगर आपको केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, पाकिस्तान स्टडी, इंग्लिश लैंग्वेज, पीएसटी, जेएसटी की तैयारी के सिलसिले में वीडियोस चाहिए, जनरल नॉलेज जो है आपको अपनी इम्प्रूव करनी है, ये सारी की सारी चीज़ें, तो 800 से ज़्यादा वीडियोस जो हैं मैं बना चुका हूँ। यूट्यूब शॉर्ट्स भी जो हैं वो मैंने बहुत सारे बनाए हैं। आप देखना चाहते हैं तो ये जो आपको स्क्रीन नज़र आ रही है यूट्यूब पे, इसी के नीचे देखें लोगो बना हुआ है, उस पर क्लिक करें, पेज खुल जाएगा। वहाँ प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, और प्लेलिस्ट पूरी नहीं आती, आपको इस तरह का डाउनवर्ड एरो जो है वो नज़र आएगा, उस पर क्लिक करते रहें तो आपको सारी प्लेलिस्ट नज़र आ जाएंगी। और उन प्लेलिस्ट के अंदर जो है वीडियोस मौजूद हैं, जो भी आप देखना चाहते हैं। तो ये सारा तरीका मैंने आपको बता दिया। बहरहाल अब आगे चलते हैं और मैं शुरू करता हूँ यहाँ पर पार्ट 1। मुस्लिम लीग पार्ट 1 और बेसिक्स ऑफ पॉलिटिक्स इसका भी पार्ट 1। जब पॉलिटिक्स की बेसिक्स आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी, फिर मुस्लिम लीग की बात भी आपको समझ में आ जाएगी। फिर आपको कायदे आज़म के 14 पॉइंट्स भी आपको समझ में आ जाएंगे। कायदे आज़म ने अपने 14 पॉइंट्स में क्या क्या बातें बोली थी। इनफैक्ट मुझे अपने ज़माने में भी समझ में नहीं आई थी कि कायदे आज़म ने ये 14 पॉइंट्स क्यों दिए भाई, और इसमें अजीब व गरीब बातें लिखी हुई थी, समझ से ही बाहर थी। बहरहाल वो वक्त गुजर गया।
उसके बाद अगला चैप्टर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, आइनी इर्तका, ये आपको समझना है तो इसको समझ लीजिए, इन लेक्चर्स को ध्यान से सुन लीजिए। तो शुरू करते हैं। बहरहाल मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, ऑर्डर का क्या मतलब है? आप बोलेंगे सर आप मजाक कर रहे हैं हमसे, ऑर्डर का मतलब है आसान सा हुक्म। अब मैं आपसे पूछूं मज़ीद बताइए ज़रा, ये ऑर्डर या हुक्म होता क्या है? आप बोलेंगे सर ऑर्डर के अंदर दो बातें होती हैं, दो में से कोई एक बात होती है। या तो ये कहा जाएगा डू, करो, या फिर ये बोला जाएगा डोंट, मत करो। यही बात है ना भाई, आप किसी को ऑर्डर देते हैं तो ऑर्डर, किसी को हुक्म देते हैं तो आप क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं कि भाई ये करो या ये नहीं करो, इसी को ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। और लेकिन क्या आप किसी को ऑर्डर देते हैं तो आपके पास ऑर्डर देने की अहलियत है, जिसको हम पावर कहते हैं? क्या आपके पास ताकत है ऑर्डर देने की? हर बंदा तो ऑर्डर नहीं देता ना। आप बाहर खड़े होकर चलते फिरते हुए लोगों को ऑर्डर देना शुरू कर देंगे कि भाई ये करो और ये मत करो। उसके बाद फिर आप किसी हॉस्पिटल में ही पड़े होंगे अगर आप ऐसा कोई काम करेंगे तो। बात समझ में आ गई? लेकिन अगर आप जो है वो डिप्टी कमिश्नर हैं, डीसी हैं, ठीक है, आप कमिश्नर हैं, या आप कोई पावरफुल, आपके पास पावर है आसान लफ्ज़ों में, तो आप जब बोलेंगे ना किसी को कि भाई ये करो तो वो करेगा, और आप बोलेंगे ये मत करो तो वो नहीं करेगा, डोंट डू, वो नहीं करेगा। क्योंकि वजह उसको पता है, उसको पता है कि आपके पास क्या है, पावर है। आपके पास पता है क्या है, पावर है। अगर उसने आपकी बात न मानी तो उसके बाद क्या होगा? आपकी ठुकाई होगी, या तो आपको उठा के वो जेल में बंद करवा देगा क्योंकि उसके पास पावर है, पुलिस भी उसके इख्तियार में है, ठीक है, या फिर वो कोई भी आपके ख़िलाफ़ काम कर सकता है, तो आप जो है उसकी बात मानेंगे कि हाँ भाई ये सही है, ये करो और ये ना करो। अब सवाल ये पैदा होता है, ये पावर जो है ये किसके पास है? ये पावर किसके पास है? वन पर्सन? अगर एक ही शख्स के पास है तो हम इसको कहते हैं मोनार्की, वन मैन शो। मोनार्की वर्ड मोनार्क से निकला है। मोनार्क का मतलब होता है शहंशाह, बादशाह। आपको पता है पहले वक्तों में बादशाह होते थे। बादशाह की ज़बान से निकला हुआ लफ्ज़ जो है, बादशाह की ज़बान से निकला हुआ हुक्म जो है, वो क्या होता था? बादशाह जब कोई हुक्म देता था तो उसमें यही होता था ना भाई, ये करो। पूरे मुल्क जो है उसमें जितने उसकी रियाया है, जो उसकी आवाम है, ठीक है, वो क्या करती थी? वो करना शुरू कर देती थी। और या बादशाह बोलता था कि भाई ये ना करो, तो वो आवाम जो है वो नहीं करती थी। और जो भी ये करने की फिर कोशिश करता था, जो कि बादशाह ने कहा है कि ना करो, या फिर वो नहीं करता था जिसका बादशाह ने कहा है कि करो, तो फिर उसका नतीजा क्या निकलता था? उसका नतीजा ये निकलता था कि आपके ऊपर सख्ती की जाती थी, आपके ऊपर सख्ती की जाती थी। ये तो पहले की बात थी। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो डेमोक्रेसी आजकल चल रही है। डेमोक्रेसी, इसको कहते हैं जमहूरियत। जमहूरियत, जो काम एक बादशाह करता था ना, वही यहाँ पर डेमोक्रेसी भी करती है, जमहूरियत भी करती है। जमहूरियत क्या है? निज़ाम हुकूमत की एक किस्म है, ठीक है, निज़ाम हुकूमत की एक किस्म है, जिसके अंदर क्या होता है? पीपल्स रूल, इसको हम कहते हैं, लोगों की हुकूमत। पीपल्स रूल, लोगों की हुकूमत। ये जो बादशाह है, वन पर्सन है, मोनार्क है, इसकी तो अपनी मर्ज़ी चल रही है ना। ये तो जो बोल देगा कि भाई ये करो तो वो करना पड़ेगा, अगर वो बोलेगा कि ना करो तो नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब लोगों के पास हुकूमत आ जाएगी, तो लोगों के पास हुकूमत कैसे आएगी? लोग जो है सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट का वर्ड सही नहीं है, लोग जो है वो इलेक्ट करेंगे। लोग जो है वो इलेक्ट करेंगे। किसको इलेक्ट करेंगे? जैसे पाकिस्तान के अंदर देख लीजिए आप, पाकिस्तान के अंदर जो है वो क्या है? डेमोक्रेसी है।
तो लोग जो है वो इलेक्ट करेंगे। इलेक्ट का मतलब आसान लफ्ज़ों में सिलेक्ट करेंगे, जिसको भी वो चाहते हैं कि वो जो है वो वन मैन शो बन जाए, वन मैन शो बन जाए। तो हम इसको कहते हैं प्राइम मिनिस्टर। हमारे मुल्क में जो सिस्टम है उसमें वज़ीर आज़म होता है। अमेरिका में वज़ीर आज़म नहीं होता, अमेरिका में प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, तो बहरहाल आवाम जो है, आवाम की हुकूमत कैसे होगी कि आवाम जो है वो इलेक्ट करेंगे प्राइम मिनिस्टर को। कैसे इलेक्ट करेंगे? वोट दे के। वोट दे के। वोट कैसे देंगे? क्या वोट के अंदर वो ये बोलेंगे कि भाई इसको वज़ीर आज़म बना दो? XYZ कोई भी हो सकता है। ठीक है, हम यहाँ पर इसको ले लेते हैं कि मिस्टर एक्स को जो है वो वज़ीर आज़म बना दिया जाए। आवाम चाहती है कि मिस्टर एक्स को जो है वो क्या बना दिया जाए? प्राइम मिनिस्टर। तो आवाम क्या करेगी? वोट कास्ट करेगी, वोट इसके हक़ में जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा? क्योंकि आवाम ये समझती है कि मिस्टर एक्स जो हैं वो हमारे मामलात को अच्छे से समझेंगे, हमारी मुश्किलात को दूर करेंगे, हमारी जो ज़रूरियात हैं उसको फुलफ़िल करेंगे, ये आवाम समझती है। तो इसलिए जब भी क्या होता है, इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन का मतलब इंतखाबात, इलेक्शन जब होते हैं तब ये काम होता है। जब भी इलेक्शन होते हैं तो क्या होता है कि पब्लिक जो है अपना जो प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहती है, मिसाल के तौर पर मिस्टर एक्स को प्राइम मिनिस्टर बनाना है, तो आवाम वोट कास्ट करती है मिस्टर एक्स के हक़ में। कब? जब इलेक्शन होते हैं। और 5 इयर्स के लिए, 5 इयर्स के लिए मिस्टर एक्स जो है वो वज़ीर आज़म बन जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, सारी पावर उसके पास आ जाती है, आवाम बहुत खुश होती है। लेकिन यहाँ पर एक टेक्निकल नुक्ता है, क्या आवाम ने मिस्टर एक्स को वोट दिया? नहीं, आवाम ने मिस्टर एक्स को वोट नहीं दिया, बल्कि आवाम ने जो वोट दिया वो पॉलिटिकल पार्टी को दिया, पॉलिटिकल पार्टी को दिया, पॉलिटिकल पार्टी को दिया। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी? का मतलब सियासी जमात। जो मिस्टर एक्स की सियासी जमात है, जो मिस्टर एक्स की सियासी जमात है, मिसाल के तौर पर ABC, ये ABC जो है वो पॉलिटिकल पार्टी है मिस्टर एक्स की। तो इस पॉलिटिकल पार्टी को उन्होंने वोट दे दिया क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी मिस्टर एक्स की है। अब यहाँ पर थोड़ा सा बात को समझिएगा, क्या वोट जब आप कास्ट करने जाते हैं तो क्या आप मिस्टर एक्स का नाम लिख के डाल देते हैं डब्बे में कि भाई मिस्टर एक्स को वज़ीर आज़म बनाइएगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्या जब आप वोट जो है वो कास्ट करने जाते हैं तो क्या आप पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो वोट कास्ट करते हैं? बिल्कुल करते हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली नहीं। अब ज़रा इसको यहाँ पर समझिएगा, इसको थोड़ा सा समझिएगा। पाकिस्तान जो मुल्क है ये, इसमें 4 सूबे हैं। ठीक है, अभी मैं पाकिस्तान के 4 सूबों की बात नहीं करता, ये एक कंट्री है, ये एक कंट्री है, इसके 4 एरियाज़ हैं। ये एरिया A है, ये एरिया B है, ये एरिया C है और ये एरिया D है। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ठीक है, इस एरिया A जो है ये क्या है? कंट्री है। और ये एरिया A है, B है, C है, D है। कंट्री के एरिया को आपने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, A B C D। यहाँ पर भी लोग रहते हैं, यहाँ पर भी लोग रहते हैं, यहाँ पर भी लोग रहते हैं, यहाँ पर भी लोग रहते हैं। ठीक है, जब इलेक्शन होंगे तो ये मिस्टर एक्स जो है, इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है जिसको हम ABC कह रहे हैं, तो ये पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी होगी। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी, पॉलिटिकल पार्टी के पीछे पॉलिटिकल पार्टी का एक रिप्रेजेंटेटर भी होगा, एक नुमाइंदा भी होगा। रिप्रेजेंटेटर, रिप्रेजेंटेटर इसका मतलब है नुमाइंदा पॉलिटिकल पार्टी का, नुमाइंदा।
अब यहाँ सपोज़ करते हैं कि यहाँ पर जो है वो अब किस किस को बनाया, लेटर ही ख़त्म हो गए भाई। ये जो मिस्टर एक्स हैं, इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है ABC, यहाँ पर जो नुमाइंदा है एरिया A में वो 1 है, एरिया B में 2 है, एरिया C में 3 है, एरिया D में 4 है। ये 4 नुमाइंदे हो गए, ठीक है। ये जो मिस्टर एक्स हैं, जो आपको पसंद हैं, जिनको आप चाहते हैं कि भाई ये प्राइम मिनिस्टर बने, तो उसके लिए फिर क्या किया जाएगा, उसके लिए ये मिस्टर एक्स जो है बोलेंगे कि आपको मुझे वोट कास्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं, तो ये मेरे 4 नुमाइंदे हैं 1 2 3 4, जो कि मैंने इन 4 जो है वो एरियाज़ में खड़े कर दिए हैं, ठीक है। इन 4 एरियाज़ को हम क्या कहते हैं, इनको हम हल्का कहते हैं। एरियाज़ जो हैं ये, इनको हम कहते हैं हल्का। हल्का, उर्दू में इसको हल्का कहा जाता है। तो ये हल्का A है, हल्का B है, हल्का C है और हल्का D है। हल्का को इंग्लिश में इलेक्टोरेट कहा जाता है, नहीं बल्कि इसका एक ख़ास वर्ड है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, मेरे जहन से निकल गया अभी, ठीक है। बहरहाल तो ये एरियाज़ जो हैं इनको हल्का कहा जाता है। तो ये हल्का A है, ये B है, ये C है, ये D है। तो हल्का A जो है उसके अंदर 1 साहब खड़े हुए हैं इस पॉलिटिकल पार्टी के। हल्का B जो है यहाँ पर 2 खड़े हुए हैं इस पॉलिटिकल पार्टी के। हल्का C जो है ये खड़े हुए हैं इस पॉलिटिकल पार्टी के। और हल्का D जो है ये 4 क्या है, नुमाइंदा है इस पॉलिटिकल पार्टी का, ये खड़े हुए हैं। अब आवाम क्या करेंगे, क्योंकि बोल दिया मिस्टर एक्स ने कि भाई ये चारों 1 2 3 4 ये चारों मेरे नुमाइंदे हैं, तो आपने इनको वोट कास्ट करना है, आपने इनको वोट कास्ट करना है। ये जो है वो इस पॉलिटिकल पार्टी के जो मिस्टर एक्स की बनी हुई है उनके झंडे लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो मिस्टर एक्स को इन चारों पे भरोसा है। अब ये चारों जो है इनको आपने क्या किया, इनको अपने अपने हलकों में वोट कास्ट करना शुरू कर दिया, वोट कास्ट करना शुरू कर दिया। ए को यहाँ पर 1 को वोट कास्ट किए गए, 2 को वोट कास्ट किए गए, 3 को भी और 4 को भी। समझ में आ रही है बात आपको? ये जो एरियाज़ हैं जिनको हम हल्का कह रहे हैं, इनको हम एक और नाम भी देंगे, इनको हम सीट्स का नाम भी देंगे। अभी आगे जैसे जैसे बढ़ता जाऊंगा ना थोड़ा सा मुश्किल होता चला जाएगा ये, मैं इनको सीट्स का भी नाम दूंगा, ठीक है, सीट्स का भी। और इसको मैं थोड़ा सा भी और बढ़ाता हूँ। ये हल्के जो हैं, अब मैं इनको 4 के बजाय मैं इन हलकों को कर लेता हूँ 8। 4 के बजाय मैं इनको कर लेता हूँ, बल्कि इससे ज़्यादा कर लेता हूँ। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 10 कर लेते हैं। ये 10 हल्के हो गए। तो सीट कितनी हो गई, 10 सीट्स हो गई। 10 हल्के और 10 सीटें। अब ये सीट क्या है ये बताता हूँ अभी आपको। बहरहाल तो यहाँ पर ये जो मिस्टर एक्स हैं, इनके पॉलिटिकल पार्टी के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये इनके नुमाइंदे हैं। आपने इनको वोट कास्ट कर दिया, आपने इनको वोट कास्ट कर दिया। बात समझ आ गई? यहाँ पर भी लोग रहते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। इस कंट्री के ये हमने एरियाज़ बना दिए, हल्के बना दिए, ठीक है। और पोलिंग स्टेशन बना हुआ है और आप वोट कास्ट कर रहे हैं। आपने मिस्टर एक्स के नुमाइंदों को वोट कास्ट कर दिए। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट जो है वो थोड़ा सा और भी आएगा, क्योंकि सिर्फ आवाम की अगर बात करें तो आवाम में सिर्फ आप ही थोड़ी ना हैं। हो सकता है आवाम में ऐसे लोग भी हों जो कि मिस्टर एक्स को वज़ीर आज़म नहीं देखना चाहते, बल्कि वो मिस्टर वाई को देखना चाहते हैं। मिस्टर वाई को जो है वो वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं, ठीक है। तो मिस्टर वाई जो हैं उनके भी यहाँ पर मिस्टर वाई जो है वो अपने भी नुमाइंदे यहाँ पर खड़े करेंगे, अपने भी रिप्रेजेंटेटर यहाँ पे खड़े करेंगे। समझ में आ रही है बात आपको? मिस्टर एक्स ने अपने नुमाइंदे खड़े किए, मिस्टर वाई ने अपने नुमाइंदे खड़े किए इन 10 हलकों के अंदर, इन 10 सीटों पर। अब यहाँ पर मिस्टर एक्स मिस्टर वाई के भी लोग मौजूद हैं, यहाँ पर भी मिस्टर एक्स मिस्टर वाई के भी लोग मौजूद हैं, यहाँ पर मिस्टर एक्स मिस्टर वाई के भी लोग मौजूद हैं। इसी तरह इन 10 के 10 हलकों में
जो लोग मौजूद हैं उनमें से कुछ मिस्टर एक्स की तरफ हैं, कुछ मिस्टर वाई की तरफ हैं। इन 10 हलकों में जो है वो मिस्टर एक्स के नुमाइंदे भी खड़े हुए हैं और किसके, मिस्टर वाई के नुमाइंदे भी खड़े हुए हैं। अब जो लोग हैं उनको भी ज़रा हम काउंट कर लेते हैं। सपोज़ करते हैं कि हर हलके के अंदर 10 पीपल, इसको हम कहते हैं 10 पर्सन पर हलका, 10 पर्सन, 10 लोग मौजूद हैं, यहाँ पर भी 10 लोग मौजूद हैं, यहाँ पर भी 10 लोग मौजूद हैं, यहाँ पर भी 10 10 10 10 10 10 10 10। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पर 10 10 10 10 कितने हो गए, ये 10 हलके हैं तो 10 10 मिला के ये टोटल जो है वो कितने हो जाते हैं, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 100 पीपल, 100 लोग जो है वो बन जाते हैं यहाँ पर। अब जिस दिन इलेक्शन का दिन आएगा, वोट कास्ट किए जाएंगे, तो मिस्टर एक्स के भी यहाँ वोटर मौजूद हैं, मिस्टर वाई के भी वोटर मौजूद हैं। अब यहाँ पर वोट कास्ट कर दिए गए हैं। अब आगे देखते हैं अब क्या होगा। ये मत भूलिएगा कि हम जो है वो कहाँ से शुरू कर रहे हैं, हम जो है वो इस बात से शुरू कर रहे हैं कि हुक्म, ऑर्डर मैंने इससे शुरू किया था, उसको मत भूलिएगा कि ऑर्डर वर्ड का मतलब क्या है। ऑर्डर वर्ड का मतलब है हुक्म देना, या ऑर्डर वर्ड का मतलब है कि ये करो और ये न करो। और ये ऑर्डर देने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए। और ये पावर जो है वो पहले मोनार्क, बादशाह, शहंशाह के पास होती थी, और अब जो डेमोक्रेसी के अंदर ये जो है वो किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास है। प्रेसिडेंट के भी पास होती है, लेकिन अभी हम बिल्कुल बेसिक्स पढ़ रहे हैं ना, बेसिक्स ऑफ पॉलिटिक्स जो है, तो हम वज़ीर आज़म को ही ले लेते हैं, इससे आप बड़े अच्छे से वाकिफ़ हैं। अब यहाँ पर मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, इनकी ज़रा पोजीशन देख लेते हैं। ठीक है भाई, ये आपको समझना ज़रूरी है। इन 10 के 10 हलकों के अंदर मिस्टर एक्स को जो है, अब हल्का कौन सा है, ये जगह ही थोड़ी बच गई। बहरहाल 1 2 3 4 5 6 7, अब ये हमारे पास मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई जो हैं, पहला हल्का अगर हम लें ये वाला, ठीक है, जिसमें 10 लोग हैं, मिस्टर एक्स को जो है वो 7 लोगों ने वोट दिया, मिस्टर वाई को जो है वो 3 लोगों ने वोट दिया। दूसरा जो हल्का है इसके अंदर जो है वो पहला हल्का, अब दूसरा हल्के की तरफ चलते हैं। दूसरे हल्के में जो है वो 4 लोगों ने मिस्टर एक्स को वोट दिया और 6 लोगों ने मिस्टर वाई को वोट दिया। तीसरा जो हल्का है उसके अंदर 9 लोगों ने मिस्टर एक्स को वोट दिया और 1 बंदे ने मिस्टर वाई को वोट दिया। चौथा जो हल्का है उसके अंदर जो है वो 1 बंदे ने मिस्टर एक्स को वोट दिया और 9 बंदों ने जो है वो मिस्टर वाई को वोट दिया। पांचवा जो हल्का है तो उसके अंदर जो है वो 8 लोगों ने मिस्टर एक्स को वोट दिया और 2 लोगों ने मिस्टर वाई को वोट दिया। छठा हल्का जो है उसके अंदर 7 लोगों ने मिस्टर एक्स को वोट दिया, 3 लोगों ने मिस्टर वाई को, और इसी तरह 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। तो यहाँ पर मैं और जगह बना लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है वो 8, फिर 2, फिर 3, फिर 7 और उसके बाद ये हो गया हमारे पास फिर 8 और फिर ये 6। अब जगह ही नहीं बची, क्या करें भाई। बहरहाल मैं बता दूंगा आपको, हो सकता है आपको सही तरह नज़र ना आ रहा हो। 2 और 4, बात समझ में आ गई यहाँ पर आपको। तो ये पूरा मुल्क जो है 10 एरियाज़ यानी कि 10 हलकों में डिवाइड है। हर हलके की एक सीट है और ये जो हलके हैं यहाँ पर 10 10 10 10 लोग हैं। 2 पॉलिटिकल पार्टी हैं, एक मिस्टर एक्स वाली है और एक मिस्टर
वाई वाली है। अब यहाँ पर ये जो वोट दे रहे हैं, अब यहाँ पर देख लीजिए, ये जो पहला हल्का है यहाँ पर कौन जीत गया? मिस्टर एक्स जीत गए, क्योंकि 10 लोग हैं तो इसका मतलब 10 लोग हैं ना, तो 10 लोग हैं तो 10 वोट हैं, 10 लोग हैं तो 10 वोट हैं, और 10 वोट में से 7 वोट जो है मिस्टर एक्स को मिले हैं और 3 वोट जो है वो मिस्टर वाई को मिले हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हल्का है इसकी सीट जो है वो किसने विन कर ली? मिस्टर एक्स ने विन कर ली। उसके बाद दूसरा जो हल्का है इसमें से 10 वोट में से 4 वोट जो हैं मिस्टर एक्स को मिले हैं और मिस्टर वाई को 6 वोट मिले हैं, तो मिस्टर वाई जो है वो इस दूसरे हल्के में जीत गए हैं। फिर नंबर तीसरे हल्के के अंदर 9 वोट जो है वो एक्स को मिले हैं और 1 जो है वाई को मिला है, तो ये जीत गए। उसके बाद यहाँ पर देखें तो 9 जो हैं इनको मिले हैं वाई को, तो यहाँ पर ये जीत गए चौथे हल्के में। पाँचवें हल्के में जो है वो मिस्टर एक्स जीत गए हैं। छठे हल्के में जो है वो फिर मिस्टर एक्स जीत गए हैं। सातवें हल्के में फिर मिस्टर एक्स जीत गए हैं। आठवें हल्के में मिस्टर वाई जो है वो जीत गए हैं, क्योंकि उनके 7 वोट हैं और उनको 3 वोट मिले हैं। 9वें और 10वें हल्के में भी मिस्टर एक्स जो है वो जीत चुके हैं बिलतरतीब। तो यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 जो हैं। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 जो हल्के हैं, इन 10 हल्कों में से 7 हल्कों में यानी कि 7 सीट्स जो हैं, 7 सीट्स जो हैं ये मिस्टर एक्स के पास चली गई। और टोटल सीट्स कितनी थी? 10 थी, क्योंकि 10 ही हल्के हैं। और 3 सीट्स जो हैं ये किसके पास चली गई? ये मिस्टर वाई के पास चली गई। समझ में आ रही है बात आपको? तो इस तरह से ही जो इलेक्शन था यहाँ पर किसने जीत लिया? मिस्टर एक्स ने जो है वो जीत लिया। मिस्टर एक्स ने इसको विन कर लिया। बात समझ में आ गई? अब ये सीट कहाँ होगी? ऑब्वियस सी बात है, सीट का मतलब क्या होता है? जिसके ऊपर आप बैठते हैं। ये सीटें कहाँ लगी हुई हैं भाई? ये सीटें लगी हुई हैं, ये सीटें कहाँ लगी हुई हैं? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट क्या है? एक बिल्डिंग है। पार्लियामेंट क्या है? एक बिल्डिंग है। ये जो पार्लियामेंट है इसके 2 हाउसेस हैं। एक जो है वो लोअर हाउस कहलाता है और एक जो है वो अपर हाउस कहलाता है। पार्लियामेंट के 2 हाउसेस हैं, एक लोअर हाउस कहलाता है, दूसरा अपर हाउस कहलाता है। अब ये अपर हाउस जो है इसको हम सेनेट कहते हैं। अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे, याद रहे, हम सेनेट की बात नहीं कर रहे। पार्लियामेंट के अपर हाउस जिसको सेनेट कहते हैं उसकी बात नहीं कर रहे। लोअर हाउस जो है इसको हम कहते हैं नेशनल असेंबली। हमारे मुल्क में नेशनल असेंबली, याद रहे, पाकिस्तान के हवाले से बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नेशनल असेंबली। तो ये जो पार्लियामेंट है इसके अंदर ये सीटें लगी हुई हैं। इसी पार्लियामेंट के जो लोअर हाउस है इसके अंदर ये 10 सीट्स लगी हुई हैं। 10 सीट्स लगी हुई हैं। कोई परेशानी? ठीक है। पार्लियामेंट क्या है? एक बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग के 2 पोर्शन हैं। एक पोर्शन, अभी सिर्फ मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ, पार्लियामेंट एक बिल्डिंग है, उसके 2 पोर्शन हैं। एक पोर्शन जिसको हम लोअर हाउस कहते हैं, उस पोर्शन का नाम है नेशनल असेंबली, और इसके अंदर ये 10 सीटें लगी हुई हैं। और इन 10 सीटों में से 7 सीटों पे मिस्टर एक्स के लोग बैठेंगे और इन 10 सीटों में से 3 सीटों पर मिस्टर वाई के लोग बैठेंगे, क्योंकि 7 सीटों पे जो है वो मिस्टर एक्स के लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, इन 7 सीटों में से ये मिस्टर एक्स ख़ुद भी एक सीट पे इलेक्शन लड़ेंगे। ये बात मैं आपको बता दूं, मिस्टर एक्स जो है वो एक सीट के ऊपर ख़ुद भी इलेक्शन लड़ेंगे, तो वो ख़ुद भी होंगे इनमें शामिल, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। तो इन 7 सीटों में से 10 सीटों में से 7 सीटों पे कौन आके बैठेंगे? इस पार्लियामेंट के लोअर हाउस की जो नेशनल असेंबली है उसके ऊपर मिस्टर एक्स के नुमाइंदे आके बैठेंगे। और यहाँ पर ये इन नुमाइंदों को, इन रिप्रेजेंटेटर्स को, अब पता है क्या नाम दिया जाएगा? इनको कहेंगे MNA। NA से मतलब है नेशनल असेंबली, ये रहा नेशनल असेंबली। M का मतलब है मेंबर,
ये हो जाएगा मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। तो ये 7 सीटें इन्होंने विन कर ली। ये 7 के 7 नुमाइंदे जिनके अंदर मिस्टर एक्स भी शामिल हैं, ये क्या बन गए, सबसे पहले MNA। तो ये MNA बन गए। बिल्कुल इसी तरह मिस्टर वाई ने जो है वो 3 सीट्स जो है वो विन की हैं, 3 सीट्स जो हैं वो विन की हैं। इसलिए मिस्टर वाई जो हैं उनके 3 सीट्स पे उनके नुमाइंदे बैठेंगे। तो 3 MPA इनके हो जाएंगे, 3 MPA इनके हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात आपको? तो पार्लियामेंट के अंदर, नेशनल असेंबली के अंदर जो 10 सीटें हैं, उन 10 सीटों में से 7 सीटों पे मिस्टर एक्स के नुमाइंदे आ गए, 3 सीटों पर मिस्टर वाई के नुमाइंदे आ गए। बात समझ में आ रही है आपको? अब यहाँ पर जो 7 सीटें इनके पास हैं मिस्टर एक्स वालों के पास, तो इसका मतलब ये विन कर चुके हैं ये इलेक्शन। मिस्टर एक्स वाले ये इलेक्शन विन कर चुके हैं और मिस्टर वाई वाले जो है वो इलेक्शन विन उन्होंने नहीं किया, वो इलेक्शन हार गए। लेकिन ये बात याद रहे आपको, भले वो इलेक्शन हार चुके हैं मिस्टर वाई वाले, लेकिन उनके 3 मेंबर जो हैं वो अभी भी MNA हैं। जो फैसिलिटीज़ जो हैं वो जीतने वाली पार्टी के MNAs को जो फैसिलिटीज़ मिलेंगी, मराआत मिलेंगी, वही फैसिलिटीज़, वही मराआत जो है वो हारने वाली पार्टी के MNAs को भी मिलेंगी। ये बात याद रहे, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो 7 MNA हैं ये क्या करेंगे? ये 7 MNA जो हैं, अब यहाँ पर अगला जो मुद्दा है वो बड़ा अहम है। याद रहे कि अभी मैं आपको, नोट कर लें इस बात को, अभी मैं आपको फेडरल सिस्टम समझा रहा हूँ। अभी जो मैं आपको समझा रहा हूँ ना, बेसिक्स ऑफ पॉलिटिक्स पार्ट 1 के अंदर, ये फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम, फेडरल का मतलब होता है विफाकी। फेडरल सिस्टम विफाकी, जो पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जो पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये पूरी कंट्री जो है इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं अभी। ये समझ में आ रही है बात? पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये भी फेडरल सिस्टम की बात कर रहा हूँ। अब अभी प्रोविंशियल सिस्टम रहता है प्रोविंसेस का। जी, ये जो आपको अलग अलग हलके मैंने बनाए थे ना, अब ये हलके जो है, मिसाल के तौर पर ये 2 हलके मिल के एक सूबा बना रहे हैं, ये 3 हलके मिल के दूसरा सूबा बना रहे हैं, ये 3 हलके मिल के तीसरा सूबा बना रहे हैं, और ये 2 हलके मिल के चौथा सूबा बना रहे हैं। याद रहे, ये देखें, ये तो कितने हो गए? 4 प्रोविंस हो गए। ये 4 प्रोविंस हो गए। ये प्रोविंसेस का जो सिस्टम है, अभी हम इसको नहीं छेड़ रहे, ठीक है। ये प्रोविंशियल सिस्टम कहलाता है। अभी हम फेडरल सिस्टम कह रहे हैं। पूरे मुल्क का जो निज़ाम है, आपके जहन में ये बात चल रही होगी, जब पूरे मुल्क का एक वज़ीर आज़म बन गया तो उसके पास सारे इख्तियारात आ गए भाई, सारे इख्तियारात आ गए, तो ऑटोमेटिकली सूबे भी तो आ ही गए उसके अंदर, क्योंकि सूबे जो बन रहे हैं वो इन हलकों से ही तो बन रहे हैं। आ रही है ना आपके जहन में बात? नहीं, इतना आसान नहीं है, ये इतना आसान नहीं है, ज़रा इसको धीरे धीरे समझिएगा। सिर्फ एक जुमले में मैं आपको ये बता दूं, मुल्क के अंदर जो वज़ीर आज़म है उसके पास भी पावर है, और सूबे के अंदर जो वज़ीर आला है उसके पास भी पावर है। चीफ़ मिनिस्टर जिसको कहते हैं, सूबे के अंदर जो चीफ़ मिनिस्टर है उसके पास भी पावर है, और जो वज़ीर आज़म है उसके पास भी पावर है। लेकिन मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई, मैं अभी सूबों की तरफ नहीं जा रहा। सिर्फ एक जुमले में बता दूं दोबारा कि कुछ इख्तियारात, कुछ मामलात ऐसे होते हैं जो मुल्की सतह के होते हैं, नेशनल लेवल के होते हैं। जैसे कि आर्मी का मामला है, पूरे मुल्क का मामला है। वापडा का मामला है, पानी, गैस, बिजली, ये पूरे मुल्क का मामला है। समझ में आ गई बात आपको? ये किसी एक सूबे का इशू नहीं है, ये किसी एक प्रोविंस का इशू नहीं है, ये पूरे मुल्क का मामला है। तो जहाँ पूरे मुल्क के मामलात की बात आए, जिसमें मिसाल के तौर पर आर्मी आ गई, नेवी आ गई, एयर फोर्स आ गई, ठीक है, और जो है आपका
कौन सा पानी का मसला आ गया, गैस का मसला आ गया, बिजली का मसला आ गया, ये जो मामलात हैं ये पूरे के पूरे आपके कंट्री के लेवल पर हैं। तो ये कंट्री के लेवल के जो मामलात हैं, पूरे के पूरे मुल्क के जो मामलात हैं, ये मामलात जो हैं फेडरल सिस्टम में देखे जाते हैं, वफाकी हुकूमत में देखे जाते हैं, वफाकी सिस्टम में देखे जाते हैं। समझ में आ रही है बात। और कुछ मामलात ऐसे होते हैं जो सिर्फ सूबे की हद तक होते हैं, जैसे पुलिस का मामला ले लीजिए, पुलिस जो है उसका आप मामला ले लीजिए, ठीक है। और भी इस तरह बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जो कि सिर्फ सूबे से उनका कोई ताल्लुक़ होता है। आप मेरी बात को ज़रा समझिएगा, एक सूबे की पुलिस अगर थोड़ा बहुत गड़बड़ कर जाती है तो इससे पूरे मुल्क पर तो फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, बात समझ रहे हैं आप ज़रा। लेकिन अगर पूरे मुल्क की जो आर्मी है उसमें गड़बड़ हो जाती है तो क्या होगा, इसका असर पूरे मुल्क पे पड़ेगा। तो ये फेडरल सिस्टम जो है ये वफाकी मामला है, ये पूरे मुल्क को देखता है। ये वो इश्यूज़ हैं जो कि पूरे मुल्क से रिलेटेड हैं, ये नेशनल लेवल के इश्यूज़ हैं। प्रोविंशियल लेवल के इश्यूज़ इसमें नहीं देखे जाते। प्रोविंशियल लेवल के इश्यूज़ जो हैं वो प्रोविंस का जो चीफ़ मिनिस्टर है, जो वज़ीर आला है, वो ही देखता है। बात समझ आ रही है आपको। अब दोबारा यहाँ पर आ जाइए, बात यहाँ पर मैं ख़त्म करूँगा अभी थोड़ी देर में। तो 10 सीटों में से, नेशनल असम्बली की 10 सीटों में से 7 सीटें जो हैं वो तो आ गई मिस्टर एक्स के पास, और उसके अंदर उनके 7 MPA बन गए, MNA बन गए, मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली। 7 मिस्टर एक्स के हो गए, 3 मिस्टर वाई के हो गए, ठीक है। अब ये जो 7 हैं, 7 ये जो MNA हैं, ये क्या करेंगे, याद रहे इन 7 MNA में से एक MNA मिस्टर एक्स खुद भी हैं। अब मैं आपको बताता हूँ आगे। नेशनल असम्बली के अंदर, ठीक है, 7 MNA हैं और 3 MNA हैं। अब यहाँ पर ज़रा मिनिस्ट्रीज़ को समझ लीजिए, वजारत जिसको हम कहते हैं, वजारत, मिनिस्ट्री। वजारत या मिनिस्ट्री क्या है, इदारा है, इदारा है। मिसाल के तौर पर फाइनेंस, मुल्क के जो पैसों के मामलात हैं, फाइनेंस, तो वो इस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। मिनिस्ट्री क्या है, वजारत है, और इसके अंदर जो है वो फाइनेंस, ये एक डिपार्टमेंट आ गया। इस फाइनेंस डिपार्टमेंट को, जो पूरे मुल्क का फाइनेंस है, उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर एक फाइनेंस मिनिस्टर होगा। फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर होगा। सपोज करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 4 मिनिस्ट्रीज़ हैं, सिर्फ 4। ये जो हमारा मुल्क है जिसको भी हमने देखा है, इस मुल्क के अंदर जो है वो, ठीक है, कितनी मिनिस्ट्रीज़ हैं, 4 मिनिस्ट्रीज़ हैं, मतलब 4 वजारतें हैं, 4 वजारतें हैं। बात समझ आ गई आपको, 4 वजारतें हैं। एक जो वजारत है इसमें फाइनेंस है, और भी दूसरा भी एक डिपार्टमेंट है, फाइनेंस है इसके अंदर। और किसको लें हम, डिफेंस को ले लेते हैं, डिफेंस है इसके अंदर, ठीक है। इसी तरह जो है वो हमारे पास और कौन कौन से हैं, फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन अफेयर्स, खारजी मामलात हैं, खारजी मामलात इनको कहते हैं फॉरेन अफेयर्स। जो मुल्क से बाहर के मामलात हैं, अमेरिका है, इंडिया है, ये सारे के सारे मामलात हैं। एक फ़ाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, एक फ़ाइनेंस की वजारत हो गई, एक डिफेंस की वजारत हो गई, और फॉरेन अफेयर्स की वजारत हो गई, ठीक है। और जो है
शिपिंग, एक इसको भी ले लेते हैं, शिपिंग। शिपिंग का मतलब होता है जहाज़, जो पानी के जहाज़ होते हैं, बंदरगाहें होती हैं, ये भी नेशनल लेवल के मामलात हैं, ठीक है। ये प्रोविंशियल लेवल के मामलात नहीं हैं, ये सूबाई लेवल के मामलात नहीं हैं, इस बात को जहन में रखना है आपने। ये वफाकी मामला है, डिफेंस आपका वफाकी मामला है, फॉरेन अफेयर्स आपका वफाकी मामला है, शिपिंग जो है वो आपका वफाकी मामला है। इसीलिए क्योंकि ये चारों डिपार्टमेंट जो हैं, ये चारों मिनिस्ट्रीज़ जो हैं, ठीक है, वो किसकी हैं? वो वफाक की हैं, वो वफाक की हैं। सूबों से इनका मामला नहीं है, सूबों के अलग मामलात हैं, अभी हम सिर्फ वफाकी मामलात देख रहे हैं। और इन चारों डिपार्टमेंट्स को हम कहते हैं 4 मिनिस्ट्रीज़, 4 वजारतें। और हर वजारत के लिए, हर मिनिस्ट्री के लिए क्या होगा? एक मिनिस्टर होगा। क्या होगा? एक मिनिस्टर होगा, एक मिनिस्टर होगा। तो चार मिनिस्ट्रीज़ हो गई, तो इसके लिए 4 मिनिस्टर आएंगे। यहाँ पर जो है वो आएगा फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर, यहाँ पर जो आएगा फेडरल डिफेंस मिनिस्टर, यहाँ पर जो आएगा फेडरल फॉरेन अफेयर्स, यहाँ पर जो आएगा फेडरल शिपिंग मिनिस्टर। देखें, अभी मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए बात बता रहा हूँ। फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर आ गया, फेडरल डिफेंस मिनिस्टर आ गया, फेडरल फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर आ गया, फेडरल शिपिंग मिनिस्टर आ गया। 4 मिनिस्टर आ गए। तो ये 4 मिनिस्टर जो हैं, ये 4 होंगे क्या? ये 4 MPA होंगे, ये 4 MPA होंगे। अब याद रखिए, जो मिस्टर एक्स की वजारत हुकूमत थी, इसमें कितने MNA जीते हैं? 7 MNA जीते हैं। इन 7 में से जो 4 हैं, ये क्या बन जाएंगे? ये 4 जो है वो मिनिस्टर बन जाएंगे। ये 4 जो हैं वो मिनिस्टर बन जाएंगे। और इन चारों का, ये 4 जो ग्रुप, चारों का जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप बनेगा इन चारों का, इसको हम कहेंगे कैबिनेट। क्या कहेंगे? कैबिनेट। इसको काबीना कहते हैं, काबीना। और इन 4 मिनिस्टर्स का जो ये ग्रुप बना है, ये जो कैबिनेट बना है, इन 4 मिनिस्टर्स के ऊपर एक जो होगा वो होगा प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर, प्राइम का मतलब होता है बड़ा, प्राइम का मतलब होता है बड़ा। तो ये एक प्राइम मिनिस्टर जो है, या 7 MNA में से याद रहे, एक MNA जो है वो मिस्टर एक्स खुद भी हैं, ठीक है। तो ये अब कैबिनेट के अंदर कितने हो गए? 5 मेंबर हो गए। काबीना के अंदर कितने मेंबर हो गए? 5 मेंबर हो गए। 5 MNA हो गए। इन 5 मेंबर्स में से कैबिनेट के 4 मेंबर्स जो हैं, 4 MNA जो हैं, वो 4 मिनिस्टर बन जाएंगे। और एक इसमें से क्या बन जाएगा? प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। प्राइम मिनिस्टर जैसा बोलेगा वैसा ये 4 मिनिस्टर जो है वो काम करेंगे। और ये 4 मिनिस्टर जो हैं, किन के हैं? 4 मिनिस्ट्रीज़ के हेड हैं। ये भी एक मिनिस्ट्री है, ये भी एक मिनिस्ट्री है, ये भी एक मिनिस्ट्री है, ये भी एक मिनिस्ट्री है। तो 4 फेडरल मिनिस्टर हो गए। ये चारों के चारों जो MNA हैं, ये फेडरल मिनिस्टर कहलाएंगे। वफाकी वज़ीर, फेडरल मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर, इसको हम कहेंगे वफाकी वज़ीर। समझ में आ रही है बात आपको? वज़ीर की जमा है वज़रा। तो ये 4 वफाकी वज़रा जो है वो 4 वजारतों के वफाकी वज़रा ये बन जाएंगे। टोटल कितने MNA थे? 7 MNA थे। 7 में से 5 जो है, एक प्राइम मिनिस्टर बन गया, 4 जो है मिनिस्टर बन गए। तो 7 में से 5 निकल गए, ठीक है। 7 में से 5 MNA निकल गए और 5 में से 4 MNA, 4 मिनिस्टर बन गए और एक प्राइम मिनिस्टर बन गया, वही मिस्टर एक्स जिसको आप चाह रहे थे। अब आवाम का कोई भी अगर फाइनेंस का मसला है, क्योंकि आपकी पसंद का वज़ीर आज़म बन चुका है, तो वो आपकी पसंद का है, तो यकीनन वो आपके जैसा आप चाहते हैं। फाइनेंस से रिलेटेड तनख्वाहें बढ़नी चाहिए, मजदूरी डबल होनी चाहिए, वर्किंग आवर्स इतने होने चाहिए, बला बला, बहुत सारे इश्यूज़ आपके फाइनेंस के हैं, महंगाई कम होनी चाहिए। तो आपका क्योंकि पसंदीदा प्राइम मिनिस्टर अब आ चुका, जो कि आपके मामलात को समझता है, इसलिए जैसा आप चाहते हैं वैसा ये प्राइम मिनिस्टर करेगा।
तो इसको हम कहते हैं कि ये जो डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, इसके अंदर अवाम की हुकूमत है, अवाम की हुकूमत है। और अवाम की हुकूमत किस तरह से है, अभी मैंने सारा सिस्टम आपको बता दिया कि डेमोक्रेसी के अंदर, जमहूरियत के अंदर अवाम की हुकूमत कैसे आ रही है। अवाम वोट कास्ट कर रहे हैं, किसको? वो जो आपका पसंदीदा आदमी जिसको आप वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं, उसके नुमाइंदों को आप वोट कास्ट कर रहे हैं उन सारे हलकों के अंदर, और उसके बाद वो सीटें जीत रहे हैं। और उसके बाद ये सीटें कहाँ हैं? ये पार्लियामेंट के लोअर हाउस, जिसको नेशनल असेंबली कहा जाता है, वहाँ पर ये सीटें हैं। और ये सीटें ज़्यादा जो है वो विन कर ली हैं आपके पसंदीदा शख्स ने, तो उसके बाद उसकी पार्टी विन कर गई है, तो उसके जो नुमाइंदे होंगे वही MNA बन जाएंगे। उन्हीं MNA में से एक MNA जो है वो आपका पसंदीदा शख्स मिस्टर X जो है वो भी होगा। मिस्टर X जो है अपनी कैबिनेट बनाएगा, 4 क्योंकि वजारतें हैं इसीलिए 4 मिनिस्टर वो 7 में से लेगा, और 7 में से 4 को रखने के बाद ख़ुद जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, और 4 को जो है वो क्या बनाएगा? मिनिस्टर बना देगा। अब आपके मसले सारे के सारे फाइनेंस के हों, डिफेंस के हों, फॉरेन अफेयर्स के हों, शिपिंग के हों, मिसाल के तौर पर जो आप चाहते हैं एग्जैक्टली आपका पसंदीदा प्राइम मिनिस्टर आ गया है, अब वो भी यही करेगा। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको इतना सेंस है कि आप किस पार्टी को वोट दे रहे हैं, कि आपको इतना सेंस है कि आप जो है वो जिसको वज़ीर आज़म बना रहे हैं, जिसको प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं, क्या वाकई वो आपके लिए काम करेगा? क्या आपको इतना सेंस है? नहीं है। बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पर गधा गाड़ी चलाने वाला है, सब्ज़ी बेचने वाला है, कुछ भी है, सबको जो है एक पढ़ा लिखा आदमी है, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, सेंसिबल है, दीन से मुताल्लिक है, दीन की समझ बूझ रखता है, तो उसके बाद वो जो है वो जो एक अपना वोट कास्ट करेगा, वही वोट कास्ट करने वाला जो है वो कोई शराबी भी है, कोई जुआरी भी है, कोई जानी भी है, कोई अनपढ़ भी है, कोई बद किरदार भी है, उसका जो एक वोट है वही उस पढ़े लिखे मोमिन का वोट है। मामला बराबर हो गया। अब इस मुल्क के अंदर जहाँ पर अनपढ़ लोगों की, जाहिल लोगों की, बदकिरदार लोगों की, जानी, शराबी, धोखेबाज, बेईमान लोगों की बहुत ज़्यादा तादाद होगी, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? उसका नतीजा यही निकलेगा कि उनको इतनी समझ नहीं होगी कि हमें वोट किसको कास्ट करना है। तो वोट जिसको वो कास्ट करेंगे कि ये हमारा वज़ीर आज़म होना चाहिए, तो यकीनन जैसे आप हैं वैसे ही आपका वज़ीर आज़म भी आएगा, तो वो आपकी भी खाल उतारेगा, मुल्क की भी खाल उतारेगा, और सबका बेड़ा गर्क करेगा फिर वो, जैसा कि बदकिस्मती से हमारे मुल्क में हो रहा है। बात समझ आ रही है आपको? इस पर बहुत लंबी तकरीर कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा कंपैरिजन जो है वो इस्लामिक सिस्टम का देख लें। हमारे पास मजलिस शूरा होती है, मजलिस शूरा, रियासत के जितने लोग हैं उनको जो है अपने राय का इजहार करने का कोई हक़ नहीं है जी। सबसे पहले आपके लिए मोमिन होना ज़रूरी है, आपका सादिक और अमीन होना ज़रूरी है, आपका ईमानदार होना ज़रूरी है, आपका बाकिरदार होना ज़रूरी है, आपके मुआशरती मामलात अच्छे होने ज़रूरी हैं। ये सारे मामलात अगर आपके अच्छे हैं तब तो आप इस अहल हैं कि आप जो है अपनी राय का इजहार कर सकें, अपना वोट कास्ट कर सकें। और अगर आपके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है तो आपको इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। मजलिस शूरा जो इस्लामी निज़ाम है वो ये कहता है कि भाई साहिब अक़ल हो, साहिब हैसियत हो, साहिब इल्म हो, साहिब किरदार हो, ऐसा शख्स जो है सिर्फ़ उसको अपनी राय का इजहार करने का हक़ है, उसको वोट कास्ट करने का हक़ है। ये नहीं कि हर एरा गैरा जो है वो जाएगा और अपना वोट कास्ट कर देगा कि हम ऐसे वज़ीर आज़म बनाना चाहते नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, पाकिस्तान का पूरा नाम जो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। ठीक है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, लेकिन बदकिस्मती से इसके यहाँ पर हमारे पास इस्लामिक डेमोक्रेसी नहीं है, इस्लामिक डेमोक्रेसी नहीं है, सो कॉल्ड इस्लामिक डेमोक्रेसी है। ठीक है, बहरहाल अपना ख्याल रखिएगा। ये मुस्लिम लीग पार्ट 1 जो है वो हो चुका। अब आपको सारा सिनेरियो इंडो पाक का समझ में आएगा। बेसिक्स ऑफ पॉलिटिक्स का पार्ट 1 जो है मैंने बता दिया है, बुनियादी चीज़ें आपको बता दी हैं। फेडरल सिस्टम को हमने देख लिया है, प्रोविंशियल सिस्टम अभी रहता है, लोकल सिस्टम अभी रहता है। अभी लोकल सिस्टम भी है, 3 किस्म की हुकूमतें होंगी। फेडरल गवर्नमेंट होगी,
प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी, लोकल बॉडी गवर्नमेंट होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।